नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार किसकी सरकार, जी हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की, तो आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश के महाकौशल में कांग्रेस इंदिरा कार्ड आजमाती हुई नजर आई। प्रियंका की इंदिरा वाली छवि के जरिए कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक साधना चाहती है, और कांग्रेस की यह कवायद कितनी कारगर साबित होगी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा कि मैं उनकी पोती हूं। मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के महाकौशल में प्रियंका गांधी एक बार फिर इंदिरा की छवि के साथ आदिवासी वोटरों के बीच नजर आईं। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। मंडला की सभा में प्रियंका ने कई बार दादी इंदिरा का जिक्र किया और आदिवासियों से उनके नाते को याद दिलाया। प्रियंका उसी छवि को बनाते हुए आदिवासियों के हक और उनके साथ हो रहे अत्याचार की बात करती नजर आएंगी। प्रियंका ने तेंदुपत्ता और पैसा एक्ट के जरिए महिलाओं और किसानों का मुद्दा उठाया, तो साथ ही पढ़ो और पढ़ाओ योजना का चुनावी वादा भी किया। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इंदिरा कनेक्शन के जरिए कांग्रेस वही छवि प्रियंका गांधी के लिए गढ़ना चाहती है जो दशकों पहले इंदिरा गांधी की आदिवासियों के बीच थी। इसका मध्य प्रदेश समेत बाकी चुनावी राज्यों में भी फायदा मिल सकता है। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को बखूबी समझ रही है और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए कामों को याद दिलाकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। मेरी बेगा, भारिया, सहरिया आदिवासियों में अत्यंत पिछड़ी जातियां, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने? मुंह में राम बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधाएं समाप्त करने का अपराध आपने किया। बीते चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से ठिठक कर कांग्रेस के खाते में गया था, जिसके बूते कांग्रेस की कमलनाथ सरकार काबिज हुई। इस बार बीजेपी 2023 और 24 को फोकस करते हुए देश भर में आदिवासी वोट बैंक को साध रही है। अब देखना होगा कि 23 में आदिवासी किसका साथी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देवास के खातेगांव सीट लंबे समय से सुर्खियों में है, और ये तब सुर्खियों में आई जब यहां से विधायक और मंत्री रहे दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब ये सीट एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं, और इस बार भी वजह दीपक जोशी ही है। ये पोस्टर लगाए तो गए हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी के विरोध में, लेकिन इनसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह और लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। देवास जिले के खातेगांव सीट से विधायक और मंत्री रहे दीपक जोशी कुछ वक्त पहले कांग्रेस में चले गए थे। अब चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक जोशी को निशाने पर ले लिया है। पोस्टर में दीपक जोशी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा है। जोशी इस बार खातेगांव से कांग्रेस की टिकट के बड़े दावेदार हैं। पोस्टर लगने के बाद दीपक जोशी ने कहा कि ये विपक्षी दल ने जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने मजेदार अंदाज में विपक्ष के फलने फूलने और दुश्मनों के सलामत रहने की बात कही। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। मुझे तो आज की तारीख में एक शेर याद आ रहा है कि जिसमें कहा जाता है कि हे खुदा मेरे दुश्मन को सलामत रखना,
वरना मेरे मौत की दुआएं कौन करेगा। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मेरा विपक्ष ऐसे ही फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे। दीपक जोशी के बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस नेताओं की दीपक जोशी की नाराजगी को इसकी वजह बताया। कांग्रेस के हर नेता का स्वागत करते हैं कि वो प्रत्याशी बनकर आए। भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनकी यहाँ से दावेदारी से नाखुश हैं, ये उन्हीं ने किया है। सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी की मर्यादा है, लेकिन इस तरह के पोस्टर लगाकर जरूर वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। क्या दीपक जोशी जो कह रहे हैं वो हकीकत है या फिर खातेगांव विधायक की बात सही है? जो भी हो, पोस्टर ने खातेगांव में सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि दीपक कांग्रेस की चार दीवारी में ही जलेगा या फिर हाथ के साथ बाहर रोशनी बिखेरेगा। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। बीजेपी के साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस की नजर चंबल संभाग की 34 सीटों पर है। पार्टियां पूरी रणनीति के साथ इन सीटों पर उतर रही है, क्योंकि पार्टियां भी जानती है कि यहां जो जीता वही सिकंदर बनेगा। जो ग्वालियर चंबल की बाधा करेगा पार, वही बनाएगा प्रदेश में सरकार, कहता है ग्वालियर चंबल का इतिहास। खास है इस अंचल का सियासी मिजाज। जी हां, जो ग्वालियर चंबल की जनता के दिलों पर राज करता है, प्रदेश में उसी का डंका बजता है। जो ग्वालियर चंबल जीतता है, वही प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है। यहां की 34 सीटों को सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। एक दो अपवाद को छोड़ दें तो सियासी पन्ने पलटते ही इतिहास यही कहानी सुनाता है। इतिहास के आईने में ग्वालियर अंचल 51 साल में हुए 11 विधानसभा चुनाव, जिसने जीता ग्वालियर चंबल, बनाई सरकार। संभाग की 34 सीटों का है सरकार कनेक्शन। 1972 में प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार। जनता पार्टी को 19, कांग्रेस को मिली थी 10 सीटें। 1972 साबित हुआ है एक अपवाद। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी को 32 सीट तो कांग्रेस को मिली 2 सीटें। 1980 में बनी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस को 26 तो बीजेपी को मिली 7 सीटें। 1985 में फिर बनी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने जीती 26 और बीजेपी ने जीती 7। 1990 में प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 24 तो कांग्रेस को मिली 5 सीटें। 1993 में प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी को 9 और कांग्रेस को मिली 19 सीटें। 1998 में रिपीट हुई कांग्रेस की सरकार। बीजेपी को 16 तो कांग्रेस ने हासिल की महज 9 सीटें। 1998 में भी अंचल के इतिहास में अपवाद रहा। 2003 में प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी ने 22 तो कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। 2008 में फिर बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। बीजेपी ने 16 तो कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। 2013 में प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी। बीजेपी ने 20 तो कांग्रेस को 12 सीटों पर मिली जीत। 2018 में प्रदेश में लौटी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने 26 तो बीजेपी ने 7 सीटें हासिल की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर ग्वालियर चंबल पर है। विगत चुनाव में आपने 2018 में भी हालिया में भी देखा कि कांग्रेस ने यहाँ से बढ़त ली और भोपाल में सरकार बनाई। और आगामी चुनाव में भी आप देखोगे 34 सीटों पर जिस प्रकार के अभी हालात हैं, उसमें कम से कम हम तो चुनौती भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि 28 से 29 सीटें जो कांग्रेस के पास आएंगी, ग्वालियर चंबल अंचल फिर से गिफ्ट करेगा कांग्रेस को ये सरकार जो आगामी चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि ग्वालियर चंबल की जनता काम का साथ देती है। काम हमारी पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, इसलिए आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
2023 के विधानसभा चुनाव में चंबल की जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये तो वक्त के गर्भ में छिपा है। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी में चुनावी जोर आजमाइश जारी है। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चुनावी ऐलान के बावजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टिकट का ऐलान अभी भी अटका हुआ है और इसी बीच सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। तो वो नाम कौन से हैं, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बीच छत्तीसगढ़ में टिकट को लेकर टेंशन और गहराता जा रहा है। कयास है कि सभी 90 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है और 15 अक्टूबर के बाद कांग्रेस की लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन फाइनल सूची से पहले एक और सूची सामने आ गई, जिसने सिटिंग विधायकों की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस के करीब 21 सिटिंग विधायकों के नाम डेंजर जोन में गिनाए जा रहे हैं, जिनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। इनमें रायपुर संभाग से शकुंतला साहू, चंद्रदेव राय, कुलदीप जुनेजा, किस्मत लाल नंद और विनोद सेवनलाल का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से प्रकाश नायक, रश्मि आशीष सिंह, मोहित किरकेटा और चक्रधर सिदार का नाम सामने आ रहा है। बात बस्तर संभाग की करें तो शिशुपाल सोरी, राजमन बेंजाम, रेखचंद जैन और देवती कर्मा का टिकट कट सकता है। तो वहीं सरगुजा संभाग से विनय जायसवाल, प्रेमसाय सिंह टेकाम, यूडी मिंज और बृहस्पत सिंह, तो दुर्ग संभाग से ममता चंद्राकर, भुवनेश्वर बघेल, देवेंद्र यादव और गुरु दयाल बंजारे के टिकट पर सस्पेंस है। बैठक से पहले सीएम भूपेश का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष के बाद सूची जारी होगी, तो वहीं अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी बीजेपी कांग्रेस की सूची को लेकर लगातार हमलावर है। समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के तो रुकना चाहिए। ऐसा है, वैसे तो पूरे कांग्रेस की ही टिकट कटने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है, उसकी सरकार बनानी है। बयानबाजी से तर बीजेपी भी टिकट जारी करने के बाद अंतर विरोध की तपिश झेल रही है। कांग्रेस में भी टिकट जारी करने के बाद ये स्थिति बन सकती है। शायद इसीलिए कांग्रेस पहले ही कवायद कर सारे समीकरण सेट करना चाहती है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस की कवायद कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सीट जिसको जीतने के अरमान जो है बीजेपी कब से पाले हुए, लेकिन हर बार ये सपना छन से टूट कर रह जाता है। और ये सीट है सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा। पिछले 4 बार से यहां से कांग्रेस के अमरजीत भगत जीतते आ रहे हैं। अब बीजेपी राम के सहारे सीतापुर में कमल खिलाना चाहती है। सरगुजा की सीतापुर विधानसभा सीट, जिसको जीतना अभी तक बीजेपी के लिए एक सपना है। बीजेपी यहां जीत की आस में स्थानीय उम्मीदवार से लेकर पूर्व मंत्री तक को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन फिर भी जीत के लिए तरस रही है। 2023 की महाभारत के लिए बीजेपी ने रामकुमार टोप्पो पर दांव लगाया है। रामकुमार टोप्पो सेना की नौकरी छोड़कर राजनीति के अखाड़े में कूदे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पूर्व सैनिक इस जंग को जीतकर सीतापुर में बीजेपी के सूखे को खत्म करेगा। सीतापुर में हमारा एक अच्छा प्रत्याशी आया है। लोग कह रहे हैं कि सेना का जवान है। सेना का जवान है तो अच्छा है। सेना का आदमी तो राष्ट्रवादी ही होता है, वहाँ से तो तप के निकलता है। जैसे आग में तप के सोना और चमकता है ना, तो उसी प्रकार सेना का जवान है, तो सेना में ड्यूटी करके आया है, तो राष्ट्र का बोध तो उसको और ज़्यादा, उसके हृदय में राष्ट्र के प्रति एक ज्वाला जो होती है ना, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। पूरे सीतापुर क्षेत्र में युवा उसके दीवाने हैं और इस बार माननीय अमरजीत भगत जी की तंबू उखड़ रही है। हमारा प्रत्याशी विजयी होगा। सीतापुर में लगातार जीत का परचम लहरा रही कांग्रेस 23 में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस का दावा है कि सीतापुर की जनता हाथ का ही साथ देगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं, जो विकास के कार्य किए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता का स्नेह और आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा प्रत्याशी खड़ा करती है, कैसा प्रत्याशी खड़ा करती है, इस बात का कांग्रेस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और कांग्रेस भारी बहुमत से सीतापुर से जीतेगी।
सीतापुर विधानसभा सीट अभी तक बीजेपी के लिए बुरा सपना ही साबित होती रही। अब सैनिक के सहारे बीजेपी सीतापुर की लड़ाई जीतना चाहती है। इस बार सीतापुर में बीजेपी के राम कमल खिला पाएंगे या फिर से कांग्रेस जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी, देखना दिलचस्प होगा। राकेश सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। बिलासपुर की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जातीय समीकरण के चलते बेलतरा सीट का बैलेंस अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है। क्या बिलासपुर के समीकरण साधने बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देने जा रही है? देखते खास रिपोर्ट। बिलासपुर की बेलतरा सीट को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। यहाँ के मौजूदा बीजेपी विधायक रजनीश सिंह का टिकट लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जिले की तखतपुर सीट से धर्मजीत सिंह और कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को टिकट मिलने के बाद एक और क्षत्रिय प्रत्याशी को मैदान में उतारने का रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती। जातिगत समीकरण देखें तो ये इलाका ब्राह्मण बाहुल्य है और इसी वजह से इस सीट पर किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया जा सकता है। यही डिमांड ब्राह्मण समाज की भी है। बिलासपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों का तो घोषित हो गया, जिसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो बेलतरा ब्राह्मणों का गढ़ है उसको रोका गया है। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है और हम लोग आश्वस्त हैं कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग की मांग को कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचा है और उम्मीद है कि हमारे ब्राह्मण प्रत्याशी को ही बेलतरा से टिकट मिलेगा। जातिगत समीकरण पर गौर करें तो बिलासपुर जिले में तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, जो जिले की सभी विधानसभा पर असर डालते हैं। इधर बेलतरा में भी करीब 28,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जो दूसरी समाज के मुकाबले एक बड़ा वोट बैंक है। इसी वजह से जिले की एक सीट से ब्राह्मण समाज प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। चुनावी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी जल्दी नाम का ऐलान करने की बात कर रही है, तो कांग्रेस मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए ब्राह्मण वोटर्स पर अपना दावा ठोक रही है। अब वो जो भी समीकरण होगा उस बारे में तो जो ऊपर वाले हैं वो निर्णय लेंगे, मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो सीट भी तय हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की 85 की सूची भी पलाप रही है और अब जो 5 की सूची आएगी जिसमें ये जातिगत समीकरण खोज रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भी भाजपा कार्यकर्ताओं को निराश करेगी। तो जसपुर में भगत जी रो रहे हैं, दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी की बेटी रो रही है, तो यहाँ भी मुझे लगता है कुछ दिन बाद रजनीश सिंह जी रोते नजर आएंगे और भाजपा कार्यकर्ता भी रोते नजर आएंगे। बहुत कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को अब समीकरण बदलने से होने वाला नहीं है। बयानबाजी से इतर अब देखना होगा कि चुनावी समीकरण साधने में क्या बीजेपी कामयाब हो पाती है और क्या सोशल इंजीनियरिंग के बूते एक बार फिर बेलतरा में बीजेपी का कमल खिल पाता है। मुस्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 21 और फिर दूसरी सूची में 64 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इधर कांग्रेस सबसे बेहतर प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस में कद्दावर मंत्रियों का चुनाव लड़ना तय है, तो वहीं इन सीटों पर बीजेपी भी बड़ी तैयारी के साथ उतरने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही लोगों की नजर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर लगी हुई है। इन सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी जंग का आगाज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट पाटन की। हाई प्रोफाइल सीट पाटन में इस बार मुकाबला कका और भतीजे के बीच तय है। सीएम भूपेश बघेल के भतीजे कहे जाने वाले बीजेपी के सांसद विजय बघेल इस सीट से तीसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने होंगे। बात पिछले चुनाव की करें तो भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल साहू को 27,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। विधानसभा सीट आरंग सीट पर बीजेपी ने सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहिब के बेटे गुरु खुशवंत सिंह साहिब को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया यहां से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दे सकती है। इस सीट पर सतनामी समाज के 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में शिव डहरिया ने बीजेपी नेता संजय डीडी को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था।
विधानसभा सीट कवर्धा। मोहम्मद अकबर ने साल 2018 के चुनाव में प्रतिद्वंदी बीजेपी के अशोक साहू को 59,284 वोट से करारी शिकस्त दी थी। इस बार बीजेपी ने यहां प्रदेश के महामंत्री और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस से एक बार फिर मोहम्मद अकबर को मैदान में उतारना तय माना जा रहा है। विधानसभा सीट कोंटा। कोंटा विधानसभा सीट प्रदेश की दिलचस्प सीटों में शुमार है। ये कांग्रेस का गढ़ है और सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा यहाँ से विधायक हैं। बीजेपी ने इस बार आदिवासी नेता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोयम मुका को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद यहाँ मुकाबला रोचक हो गया है। विधानसभा सीट दुर्ग ग्रामीण। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की विधानसभा सीट दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी ने ललित चंद्राकर को मैदान में उतारा है। जिला महामंत्री ललित चंद्राकर पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ताम्रध्वज साहू ने साल 2018 में इस सीट पर बीजेपी के जागेश्वर साहू को 27,112 वोटों से मात दी थी। मुकाबला रोचक होने वाला है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है और वो कहीं पर भी मुकाबले में नहीं है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस विचलित हो गई है और ये दिखने भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे जिनको वीआईपी बोलते हैं, वो वीआईपी लोग 15 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के शोषण के अपराधी हैं। वो वीआईपी नहीं है, छत्तीसगढ़ के लुटेरे लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपनी जमानत बचाने की स्थिति में रहेगा। जो स्थिति है कांग्रेस के टिकट को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के सांप और छुछंदर की स्थिति है। न उनको टिकट काटते बन रही है और न ही उनको टिकट देते बन रही है। और ऐसे में कांग्रेस मझधार में फंसी हुई है। जैसे ही उनके टिकट की घोषणा हो गई, कांग्रेस में विद्रोह का सामना करना उनको पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है, जनता उनके साथ में है, कार्यकर्ता उनके साथ में है। जल्द ही कांग्रेस के टिकट घोषित होंगे और तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, लेकिन ये जरूर तय है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।